हेलो दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रेन के इंजन पर एक यूनिक कोड लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। 1 लीटर में हवाई जहाज कितनी देर तक उड़ सकता है और घंटे भर में इसका कितना खर्चा आता है। पटरी पर जो पत्थर बिछे होते हैं वो क्यों बिछे होते हैं। मच्छर हमारे कानों में ही क्यों भिनभिनाते हैं और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हमेशा सफ़ेद रंग का ही सूट पहन के क्यों जाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, ट्रेन पर क्यों लिखा होता है यूनिक कोड और इसका मतलब क्या होता है। ट्रैवल करने के लिए ट्रेन का सफ़र बाकी के मुकाबले में बड़ा ही आरामदायक और सस्ता होता है। हम सबने कभी ना कभी देखा ही होगा कि ट्रेन के इंजन के आगे एक यूनिक कोड लिखा होता है। उस कोड में अल्फ़ाबेट्स के साथ एक नंबर भी लिखा होता है। पर क्या आपको पता है कि इन अल्फ़ाबेट्स और नंबर का अलग अलग मतलब होता है। इंजन पर लिखे इन नंबरों में ही इसकी सारी खासियत छुपी होती है। मतलब इंजन डीजल से चलेगा या बिजली से, मालगाड़ी का है या सवारी गाड़ी का। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन में ऐसी बहुत सी बातें होती है जिसके बारे में ये यूनिक कोड बताता है। जैसे कि मान लें एक इंजन पर लिखा कोड WDM3D है तो इसके हर अक्षर का एक अलग मतलब होता है। इंजन 2 तरह के होते हैं, कुछ इंजन डीजल से चलते हैं तो कुछ बिजली से। इन इंजनों को नंबरों की जानकारी से ही बांटा जाता है। सबसे पहला अक्षर रेलवे के लाइन के बारे में बताता है। रेलवे में 3 तरह की लाइन होती हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और सकड़ी लाइन। रेलवे में बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज और सकड़ी लाइन को नैरो गेज कहते हैं। ये जो नैरो गेज होती है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती है। इनमें क्रमश ब्रॉड गेज के लिए W, मीटर गेज के लिए Y और नैरो गेज के लिए Z का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अक्षर ये दर्शाता है कि इंजन किस चीज़ का इस्तेमाल करके चल रहा है। मतलब अगर इंजन डीजल का इस्तेमाल कर रहा है तो D अक्षर लिखा होता है। ट्रेन के इंजन पर लिखा तीसरा अक्षर ये बताता है कि इस इंजन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है तो इसका मतलब है कि इंजन का इस्तेमाल सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों के लिए ही किया जा रहा है। जिस इंजन पर D लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो इंजन केवल मालगाड़ी के लिए ही होता है। इसी तरह और भी कई प्रकार होते हैं। ट्रेन इंजन के चौथे और 5वें अक्षर का मतलब उसकी पावर से होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। नंबर 4, अब जानते हैं कि 1 लीटर में कितनी देर तक हवाई जहाज उड़ता है। घंटे भर की उड़ान में कितना खर्च होता है ईंधन। हम जब भी कोई नई बाइक या कार खरीदने जाते हैं तो उसके सारे फीचर्स पता करते हैं। इसके अलावा हम उसकी माइलेज के बारे में भी पता करते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि कम से कम हमारा वाहन पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज दे। हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। पर लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। हवाई जहाज में बाकी गाड़ियों की तरह ही इंजन लगा होता है और जिसका खुराक ईंधन है। हवाई जहाज का इंजन पेट्रोल डीजल से अलग होता है। ईंधन की खपत की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा जाने वाला बोइंग 747 के बारे में बात करते हैं। इस विमान में लगभग 500 यात्री सफर कर सकते हैं। इस विमान की औसत स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बोइंग विमान प्रति सेकंड में लगभग 2 लीटर ईंधन खर्च करता है। 1 मिनट की यात्रा के दौरान ये 250 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। ऐसे विमान 1 लीटर में मात्र 0.8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर की दूरी में लगभग 12 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। बोइंग से जुड़ी एक वेब पोर्टल के अनुसार बोइंग 747 विमान 1 गैलन ईंधन लगभग 4 लीटर हर सेकंड में खर्च कर देता है। इस विमान में लगभग 5 गैलन ईंधन प्रति मील खर्च होता है, यानी कि 12 लीटर प्रति किलोमीटर खर्च होता है। वहीं एयरबस A320 विमान 0.683 लीटर प्रति सेकंड ईंधन खर्च करता है। बोइंग प्रति घंटे 14,400 लीटर ईंधन खर्च करता है। इंटरनेट में मौजूद जानकारी के अनुसार टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर की 13 घंटे के उड़ान के लिए बोइंग 747 विमान लगभग 187,200 लीटर ईंधन खर्च करता है। इस विमान में लगभग 568 लोग सवार होते हैं। बोइंग 747 विमान एक विशाल व्यावसायिक और कार्गो परिवहन विमान है जिसे जंबो जेट या आसमान की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बोइंग 747 विमान विशाल आकार का सबसे पहला विमान था।
नंबर 3, अब जानते हैं कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण लगती है वहीं असल में इतनी साधारण भी नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इस स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को सीधा जमीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन पटरियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बिछे होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर होते हैं और फिर पत्थर के नीचे मिट्टी रहती है। इस वजह से रेलवे ट्रैक जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, इसलिए ट्रेन का वजन सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है, पर सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। रेलवे ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की गिट्टी होती है। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रह पाएगी। पटरी पर नुकीले और रफ पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता है। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं। यह नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन के भार को संभाल लेते हैं। नंबर 1, रेलवे ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रखने में सपोर्ट करते हैं। अगर ट्रैक पर ये पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी परेशानी होगी। नंबर 2, अगर रेलवे ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाए तो ट्रैक घास और पौधों से भर जाएंगे और अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, जब ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती है तो एक कंपन पैदा होती है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए भी ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। नंबर 4, पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रखने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से ही स्लीपर फिसलते नहीं हैं। नंबर 5, पटरी पर गिट्टी बिछने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरी में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक पर बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं हैं, इसलिए पटरियों पर पत्थर बिछाए जाते हैं। नंबर 2, अब जानते हैं कि मच्छर कानों के पास ही क्यों भिनभिनाते हैं। दरअसल मच्छरों के पंख बहुत छोटे होते हैं। अक्सर हम मच्छरों को अपने कानों के पास गाना गाते हुए सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मच्छर हमारे कान के पास ही भिनभिना रहे होते हैं। उनकी भिनभिनाहट दूर से भी सुनाई पड़ती है, लेकिन हमें लगता है कि वह हमारे कान के पास ही हो जैसे। दरअसल जब मच्छरों के पंख हवा से टकराते हैं तब यह भिनभिनाने की आवाज निकलती है। भिनभिन की फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि इसके वाइब्रेशन कान के पर्दों पर महसूस होते हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भिनभिनाना मच्छरों की फितरत में है। वे इसके जरिए लोगों से काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं और ये सिर्फ उड़ने के लिए ही नहीं बल्कि प्रजनन क्रिया के लिए भी ऐसी आवाज निकालते हैं। नंबर 1, अब जानते हैं कि अंतरिक्ष में सफेद रंग का सूट ही क्यों पहनते हैं। हम सब ने यह देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स एक विशेष सूट पहनकर ही अंतरिक्ष में जाते हैं। इस सूट को स्पेस सूट कहते हैं। यह स्पेस सूट कई लेयर्स में बना होता है और इसे बनाने के लिए खास तरह के कपड़े का उपयोग किया जाता है। इस स्पेस सूट के अंदर हर वो जरूरी चीज मौजूद होती है जो एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी होती है, जैसे पीने का पानी, ऑक्सीजन, एयर कंडीशनिंग और अन्य बहुत सी चीजें। इतना ही नहीं, इस स्पेस सूट में एक छोटा सा लॉन्चर भी होता है जिसके माध्यम से एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में काम करते वक्त छोटी उड़ान भी भर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट इसरो का हो या नासा का या किसी भी दूसरे देश का हो, लेकिन उनके बीच एक कॉमन चीज होती है और वह चीज उनके स्पेस सूट का सफेद रंग होता है। यहाँ तक कि कोई भी एस्ट्रोनॉट अपने देश के झंडे का रंग का स्पेस सूट नहीं पहन सकता है। किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सफेद रंग का स्पेस सूट पहनना ही जरूरी होता है। साथ ही साथ ये सफेद रंग इन एस्ट्रोनॉट्स की जान भी बचाता है। पर आखिर ये एस्ट्रोनॉट सफेद रंग का ही स्पेस सूट क्यों पहनते हैं और ये सफेद रंग उनकी जान कैसे बचाता है?
तो आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में स्पेस सूट का रंग सफेद नहीं होता था, बल्कि सिल्वर रंग का हुआ करता था। नासा के सबसे शुरुआती स्पेस मिशन में से एक प्रोजेक्ट मरकरी में एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट का रंग सिल्वर था, लेकिन उस मिशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट ने अपने स्पेसशिप से जाकर बाहर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके स्पेस सूट के रंग पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अगर अंतरिक्ष में स्पेसशिप के बाहर निकलकर काम करना होता है तो स्पेस सूट का रंग हाईली रिफ्लेक्टिव होना बहुत ही जरूरी होता है। सफेद रंग ही मात्र एक ऐसा रंग है जो हाईली रिफ्लेक्टिव है, जो सूर्य की पराबैंगनी और अन्य हानिकारक किरणों को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है। साथ ही साथ वह किरणें एस्ट्रोनॉट के शरीर में नहीं प्रवेश करती हैं। सफेद रंग वाले स्पेस सूट को EVAS यानी एक्स्ट्रा वाइकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं, जो हमारी धरती के वातावरण में नैसर्गिक आवरण होता है, जिसका नाम ओजोन लेयर है, जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन अंतरिक्ष में काम करने वाले एस्ट्रोनॉट के पास ऐसी कोई भी प्राकृतिक शील नहीं होती जो उन्हें हानिकारक विकिरण से बचा सके, इसलिए उनके सूट का रंग सफेद होता है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से उन्हें सुरक्षित रखे। लेकिन सिर्फ सफेद रंग ही नहीं जो एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि स्पेसशिप में प्रवेश करते समय और पृथ्वी पर लौटते समय एस्ट्रोनॉट ऑरेंज रंग का स्पेस सूट भी पहनते हैं, जिसके पीछे भी एक बहुत खास वजह है। ऑरेंज रंग काफी भड़कीला होता है, जो काफी दूर से भी आंखों को आसानी से दिखाई देता है। इसलिए अगर पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो एस्ट्रोनॉट पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इसलिए उनके पहने हुए ऑरेंज रंग के स्पेस सूट की वजह से उन्हें ढूंढने और पानी से बाहर निकालने में आसानी होती है। तो दोस्तों, आपको दी गई हुई मेरी जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।